स्टूडेंट्स, मैं दीपक सर एक बार फिर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसे कि बच्चे लोग लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, और उसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो आज दोनों ही उस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को और एक्टिव और पैसिव को मिक्स करते हुए आज हम इंडिफिनिट टेंस के एग्जांपल्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि बच्चा लोग आज का हमारा टॉपिक है, वो टॉपिक है हमारा इंडेफिनिट टेंस। और इंडेफिनिट टेंस मतलब क्या, ऑल इंडेफिनिट टेंस की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं विद एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के रिस्पेक्ट में, है ना। तो हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक्टिव वॉइस का सेक्शन है और दूसरा पैसिव वॉइस का सेक्शन है ना। तो इस टॉपिक पर आने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले के जो हमारे वीडियोस हैं, जिसमें हम लोगों ने एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस के कंस्ट्रक्शंस को देखा था, एक्टिव और पैसिव वॉइस के नियमों को हमने देखा था, जो 4 रामबाण नियम थे। इसके पहले जस्ट वाला वीडियो जो हमारा था वो, प्लस इसके पहले वाले और वीडियो में हम लोगों ने देखा था हेल्पिंग और वर्ब के इंडेक्स के बारे में। तो बच्चों लोग वो वीडियोस या वो जानकारी आप लोगों को क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक वो जानकारी आपको क्लियर नहीं होगी, आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को ज्यादा कुछ डिटेल में समझ में नहीं आएगा। तो ये वीडियो देखते रहिए, और इस वीडियो के साथ ही आप प्रीवियस वीडियोस हमारे जो हैं हमारे हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट के प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखिएगा। तो इंग्लिश बाय दीपक सर करके ऑलरेडी उसमें 6 से 7 वीडियोस हमने अपलोड किए हुए हैं। तो वो वीडियोस आप पहले देखिएगा, तो सीक्वेंस वाइज आते हुए आप लोगों को ये वीडियो जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और काफी इंफॉर्मेटिव लेक्चर ये रहने वाला है। क्योंकि ये लेक्चर जो है एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो सेक्शन है, वो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो सेक्शन केवल स्कूल के बच्चों के लिए नहीं, बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं बच्चों के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट में जो बच्चे हैं उनका टेक्निकल सब्जेक्ट कहीं ना कहीं क्लियर होता है, बट इंग्लिश जो है ऑल ओवर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इंग्लिश उनका वीक होता है, जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन जो है कहीं ना कहीं रुक जाता है। तो ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो उनको वो सारी चीजों में बहुत ही ज्यादा हेल्प आउट करने वाले हैं। तो बच्चों लोग, होता क्या है कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए उसकी, और वर्ब आना चाहिए। यानी मैंने बताया था लास्ट टाइम कि हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब किसी भी सेंटेंस को हमें आइडेंटिफाई करने के लिए चाहिए कि वो सेंटेंस कौन से टेंस का है। और किसी भी सेंटेंस को अगर कंस्ट्रक्ट करना है, ट्रांसलेट करना है हिंदी से इंग्लिश में, तो वहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब बहुत ही ज्यादा कंपलसरी हो जाता है। और वर्ब क्या बताता है, वर्ब जो है सब्जेक्ट की क्रिया बताता है, एक्शन बताता है। तो दोनों के ही अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं और सभी कॉम्बिनेशन सही होना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाई तभी तुम्हारा आंसर जो है वो सही होगा। अगर कॉम्बिनेशन सही नहीं है, हेल्पिंग वर्ब गलत कर दिया या वर्ब गलत कर दिया, तो क्या होगा, गलत हो सकता है और हमारे मार्क्स कर सकते हैं। तो मार्क्स ना करें, दैट इज व्हाई उसके लिए हमारे पुराने वीडियोस लगातार देखिए रहिएगा। बहुत ही सिंपल ट्रिक में वो सारी चीजें आप लोगों को बताई गई हैं, आप लोग देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो थोड़ा सा मैं बता दूं, आज का हमारा जो टॉपिक है इंडेफिनिट टेंस का, और इंडेफिनिट टेंस में हम तीनों चीजें कवर करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तीनों ही टेंस हम कवर करने वाले हैं। मैं फिर से कहता हूं, किसी भी टेंस का अगर नाम आता है तो दो कॉन्सेप्ट बहुत ही आराम से क्लियर होना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि इंडेफिनिट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात करूं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तुरंत हमारे दिमाग में जो की बत्ती जलनी चाहिए और आना चाहिए क्या, कि हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू अथवा डज, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। इसी तरीके से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, डू का सेकंड फॉर्म डिड लगता है, और वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, फर्स्ट फॉर्म आता है। फ्यूचर टेंस में विल, सेल, और वर्ब क्या लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। दैट मींस यहां पर देखने वाली बात यह है कि इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, ऑल इंडेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, एक्सेप्ट 2 सेंटेंसेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होगा, जब सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो क्या लगेगा, क्रिया में एस अथवा ईएस। इसी तरीके से अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वर्ब का हमेशा सेकंड फॉर्म आता है। बस एक बात ये ध्यान रखनी है, फिर से रिपीट करता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, और सब्जेक्ट हमारा अगर एक वचन है तो क्रिया में क्या लगता है, एस अथवा ईएस लगता है। ठीक इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब आता नहीं है, और वहां पर क्या लगेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। जैसा कि मैंने 36 का आंकड़ा वाला कॉन्सेप्ट समझाया था, है ना, कि एस अथवा ईएस वाला वर्ब और वर्ब का सेकंड फॉर्म, इन दोनों का अपने हेल्पिंग वर्ब से पटता नहीं है। दैट मींस जहां पर एस अथवा ईएस अथवा वर्ब का सेकंड फॉर्म आएंगे, वहां पर उनका हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, और जहां पर वर्ब का जहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, वहां पर ये दोनों चीजें भी आएंगी नहीं। तो आते हैं, देखते हैं इन तीनों ही टेंस के कॉन्सेप्ट में हम सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को, तीन फेज में इसको हम देखेंगे।
सबसे पहले देखते हैं चलो इंडेफिनिट टेंस के ही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के कॉन्सेप्ट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ना याद रखना है, क्या कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा और क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डस आते हैं। जैसे अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, और अभी मैंने जस्ट बताया कि अफर्मेटिव में क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसमें क्या लगता है एस अथवा ईएस। बस उसके लिए एक शर्त है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना चाहिए। तो वही सेम एग्जांपल हम लेते हैं, ही डज माई वर्क नाउ, है ना, ही डज माई वर्क नाउ। अब यहां पर देखो, बोलोगे सर यहाँ पे डज तो दिया हुआ है, वो हेल्पिंग वर्ब है, नहीं, ये डज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। डज जो है वो डू है और सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, सिंगुलर है, इसीलिए उसकी वजह से उसमें क्या लगा है, ईएस लगा हुआ है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब इसमें आया नहीं, वर्ब आया और उसमें क्या लगा, ऐसा तो ईएस, बिकॉज की सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस अफर्मेटिव, और माय वर्क की तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और नाउ क्या हो गया, ईटीसी। अब सेम इसको अगर हम पैसिव वॉइस में फॉर्मेट करते हैं, पैसिव वॉइस से बदलते हैं, तो हमारा ऑब्जेक्ट कौन है, माय वर्क। तो क्या होगा, माय वर्क हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब देखो यहाँ पे आएगा, पैसिव वॉइस विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, हाँ? तो हेल्पिंग वर्ब वहां पे आएगा। तो याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। सबसे पहली बात तो किसी भी इंडेफिनिट टेंस का अगर पैसिव वॉइस बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है ना। याद रखना पिछला वाला वीडियो, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, चेंज होता है। और चेंज होता है तो किसके पास जाएगा चेंज करने, कॉन्टिन्यूअस के पास। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज एम आर, एक वचन के साथ यानी सिंगुलर के साथ इज, बहुवचन के साथ यानी प्लूरल के साथ आर, और आई के साथ क्या लगता है, एम आता है। तो माय वर्क क्या है, एक वचन, एक वचन के लिए क्या लगेगा, इज। अब इसके बाद क्या होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो डू है, डू का थर्ड फॉर्म क्या आता है, डन। उसके बाद क्या आएगा, बाय लिख के सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही का ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या आएगा, बाय हिम, और लास्ट में क्या होगा, इट इज। सो इजी है ना। देखो एक बार फिर से, ही डज माय वर्क, ही सब्जेक्ट, डज हमारा वर्ब, और ईएस जो लगा हुआ है सब्जेक्ट एक वचन था, इसीलिए यही इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। माय वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और नाउ क्या हो गया तुम्हारा ईटीसी। माय वर्क को हम लेकर आए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर, इस ऑब्जेक्ट का क्या है, माय वर्क एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब लगता है इज एम आर, और इज एम आर की जगह पे के लिए क्या आया, माय वर्क के लिए इज आया। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म का नंबर है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन। उसके बाद बाय लिख के कौन आया, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही का सब्जेक्ट क्या होता है, हिम, ही का ऑब्जेक्ट प्लेस पे हिम आएगा। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। तो नेगेटिव सेंटेंस याद रखना, वो जो स्पेशल रूल था अफर्मेटिव सेंटेंस वाला, हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, वो सिर्फ एक जगह पर है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है ना, और पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव। तो यहां पर मैं बात करता हूं नेगेटिव सेंटेंस की, दैट मींस यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा। सेम सेंटेंस नहीं लेते हैं, अलग लेते हैं। सीमा डज नॉट eat banana now, है ना। सीमा डज नॉट ईट बनाना नाउ, सीमा अभी बनाना खाती नहीं है, यानी सीमा अभी बनाना नहीं खाती है ना। सीमा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डज आया, नॉट वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। सबसे पहला आप काम क्या करेंगे, वही पुराना काम, ऑब्जेक्ट को उठा करके लेके आएंगे। तो ऑब्जेक्ट कौन है, बनाना, बनाना एक वचन है ना, तो हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, इज एम आर में से इज। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ईटन, ओके यहां गलती हुई है, ईटन, इज नॉट आएगा पहले, नॉट ईटन बाय कौन आएगा, सीमा, नाम है तो वही आएगा, सीमा क्या होगा, नाउ। जैसे सेंटेंस का हमारा नियम है कंस्ट्रक्शन का, सेम ऐसे रखते जा रहे हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, यहां पे पहले हमने आइडेंटिफाई किया, सब्जेक्ट कौन है, सीमा, हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ठीक इसी तरह क्या हो गया, पहले ऑब्जेक्ट आया तो बनाना, हेल्पिंग वर्ब इज, नॉट, ईटन, बाय, सीमा, नाउ, है ना। अब आते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। डू यू ईट चपाती, डू यू ईट चपाती, है ना। तो डू तुम्हारा क्या हुआ, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन हुआ, यू, वर्ब ईट, चपाती क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
ईटीसी यहां पे हमने नहीं लिया है, ले लेते हैं वैसे डेली क्वेश्चन मार्क, है ना। देखिए फिर से, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट यू, वर्ब ऑब्जेक्ट ईटीसी, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसको मैं क्या करना है, पैसिव फॉर्मेट में सेम चीज चेंज करना है। फिर सेम हमारा रूल है, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा। अब यहाँ पे यू देखो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट कौन है, चपाती। चपाती एक वचन है, तो एक वचन के हिसाब से यहाँ पे पहले ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, क्या आएगा, चपाती। चपाती एक वचन, उसके हिसाब से क्या आया, इज, है ना। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ईट। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ईटन। बाय लिख के कौन आएगा, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट प्लेस भी कौन होता है, यू। और डेली का क्या होगा, डेली। लास्ट में क्वेश्चन। फिर से एक बार बता दूं, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी, क्वेश्चन मार्क। यहां पर क्या होगा, सेम। यहां पे हेल्पिंग वर्ब है तो यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब होगा। सब्जेक्ट की जगह पे क्या आया, ऑब्जेक्ट, वर्ब की जगह पे वर्ब, ऑब्जेक्ट की जगह पे बाय लिख के सब्जेक्ट, और ईटीसी की जगह पे ईटीसी। सेम वही हुआ, इज चपाती ईटन बाय यू डेली। अब यहां पर हम आते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव, आराम से हो जाएगा। देखो क्या करते हैं, डू यू कंप्लीट योर वर्क नाउ, क्वेश्चन मार्क। ओके, नेगेटिव है ना, तो डू यू नॉट, यहां पे आएगा नॉट, लिख देता हूं, मिस हो गया वो लिखना। डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क। अब इसको हमें नेगेटिव उसमें बनाना है, पैसिव वॉइस में। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डू। यू हमारा सब्जेक्ट हो गया, फिर नॉट आया, नॉट के बाद क्या होगा, कंप्लीट वर्ब, और योर प्रोजेक्ट, योर वर्क क्या है, एक वचन वो भी, तो हेल्पिंग उसके हिसाब से क्या आएगा, इज योर वर्क नॉट। कंप्लीट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कंप्लीटेड। अब बाय लिख के कौन आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, यू, तो यू का ऑब्जेक्ट प्लेस भी क्या होता है, यू ही होता है ना। लास्ट में नाउ है, नाउ लिख के क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। आई होप समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। जैसी प्लेस है उसके हिसाब से हम चेंज करते जा रहे हैं। इसके बाद लास्ट हमारा टॉपिक आता है, व्हाट वर्ड, डब्ल्यूएच वर्ड है प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट और ईटीसी। कैसे आया ये, डब्ल्यूएच क्वेश्चन है तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले आया, बाकी सारा का सारा सिस्टम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का उठा करके हमने यहाँ पे रख दिया है। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ईटीसी और क्वेश्चन मार्क, है ना। अब लास्ट में हम आते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन का एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, व्हाट डू यू कंप्लीट, व्हाट डू यू कंप्लीट, क्वेश्चन मार्क, है ना। व्हाट, डब्ल्यूएच वर्ड, हेल्पिंग वर्ब डू, सब्जेक्ट कौन, यू, वर्ब क्या हुआ, कंप्लीट, और ऑब्जेक्ट यहां पर नहीं होगा। ऑब्जेक्ट यहां पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए हमने क्वेश्चन किससे पूछा है, व्हाट से पूछा है ना। देखते हैं फिर इसमें क्या होगा, इसको ऑब्जेक्ट प्लेस पे अगर लेना है तो डब्ल्यूएच वर्ड के लिए हमने क्या रखा है, व्हाट, तो यहां पर भी क्या होगा, व्हाट। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या आएगा, डू की जगह पे इज। उसके बाद क्या है, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो है नहीं, तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या आएगा, वर्ब आएगा। व्हाट इज कंप्लीटेड बाय यू, है ना। व्हाट इज कंप्लीटेड बाय यू, तुम्हारे द्वारा क्या कंप्लीट किया जाता है। तो ये हमारा आज कंप्लीट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस का। अब इसी में हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हम ऐड करते हैं। तो उसके लिए जहां पर जगह है तो वहां पर हम पास्ट का भी एग्जांपल जो है ऐड कर दे रहे हैं। जैसे यहां पर हमारे पास प्लेस थोड़ा सा बचा हुआ है, ही डज माय वर्क नाउ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको हम चेंज किस में कर रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अंतर क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है एस अथवा ईएस के साथ में, अगर सब्जेक्ट एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है अगर सब्जेक्ट हमारा अफर्मेटिव है तो ही में कोई चेंज नहीं करते हैं। डज जो है वो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस अथवा ईएस, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा उसका, डिड। उसके बाद माय वर्क नाउ, नाउ को भी हम पास्ट में चेंज कर देते हैं देन।
क्योंकि पास्ट वाला ही रिलेटेड वर्ब होना चाहिए। ही डिड माई वर्क देन, है ना, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हमारा सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है वो भी अफर्मेटिव। तो ये डिड क्या है सर, डिड जो है डू का सेकंड फॉर्म है ना, वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। उसके बाद ऑब्जेक्ट कौन है, वर्ब आ गया, ये ऑब्जेक्ट कौन है, माय वर्क, और ईटीसी में क्या है, देन। तो इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो फॉर्मेट हमारा सेम है, ऑब्जेक्ट कौन है, माय वर्क। अब देखो यहां ध्यान देना, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है, पैसिव वॉइस में बस हेल्पिंग वर्ब चेंज कर देनी है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस था तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आया। ठीक इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब आएगा। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, वाज अथवा वर। क्या है, वाज अथवा वर। अब एक वचन के साथ क्या आएगा, वाज, बहुवचन के साथ क्या आएगा, वर। तो माय वर्क क्या है, एक वचन है तो क्या होगा, वाज, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आएगा, डन बाय हिम, नाउ का क्या रहेगा, देन जो हमने चेंज किया वो। ध्यान देने की बात है, यहां पे कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। यानी हेल्पिंग वर्ब से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस है। सेम एग्जांपल पे आते हैं, सीमा डज नॉट ईट बनाना नाउ। तो क्या करेंगे, इसको नेगेटिव में बदल देते हैं। अब याद रखना यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में ही हेल्पिंग वर्ब का लोचा है, बाकी और किसी टेंस में विदाउट हेल्पिंग वर्ब बनेगा नहीं। सीमा डज की जगह पे क्या हो जाएगा, डिड, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब चेंज हुआ। नॉट की जगह पे क्या होगा, नॉट। ईट की जगह पे ईट। बनाना की जगह पे बनाना। नाउ की जगह पे हमने क्या रिप्लेस किया, उसको देन से रिप्लेस किया है। सेम यहां पे क्या आ जाएगा, बनाना was not eaten by सीमा then, है ना। अब इसके बाद बात आती है इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले हेल्पिंग वर्ब है डू, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब पहले क्या हो जाएगा, डिड। यू की जगह पे यू ही रहेगा, बाकी और किसी में चेंज नहीं करना है। ईट चपाती, डेली को हम यहां चेंज करते हैं यस्टरडे में, है ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो सेम फॉर्मेट ही है, हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे क्या आएगा, was, क्योंकि चपाती हमारा एक वचन। eaten by you yesterday, लास्ट में क्वेश्चन। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, तो वहां पर भी कुछ भी ज्यादा चेंज नहीं करना है। यहां पर क्या है, डू की जगह पे क्या हो जाएगा, डिड, बाकी सब कुछ सेम टू सेम होगा। और नाउ को हमने यहां पे क्या बदला है, नाउ की जगह पे हमने क्या रखा है, यस्टरडे रखा है ना। तो वहां पर वो आ जाएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यानी डिड यू नॉट कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। पैसिव वॉइस में जब इसका बनाना है तो सेम वही होगा, इसकी जगह पे जस्ट क्या हो जाएगा, वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वॉज योर वर्क नॉट कंप्लीटेड बाय यू। यू की जगह पे क्या हो जाएगा, देन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यस्टरडे लिखा है ना हमने, हाँ यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब अगर बात आती है WH क्वेश्चन की, तो उसमें भी कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। WH क्वेश्चन में भी जहां पर हेल्पिंग वर्ब डू है उसको बस किसमें बदल देंगे, डिड में, है ना। और यहां पर भी जहां पर हेल्पिंग वर्ब इज है उसको किसमें बदल देंगे, वॉज में, है ना। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। तो अब आते हैं लास्ट में अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए, है ना। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के लिए दैट मींस क्या, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल अथवा शैल, और वर्ब क्या लगेगा, वही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, विल अथवा शैल में से कहां पर आएगा, नॉर्मली आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, और बाकी सारे नाउन प्रोनाउंस के साथ क्या आता है, विल आता है। फिर से एक बार बता दूं, आई और वी के साथ ग्रामेटिकली वहां पर क्या आना चाहिए, शैल आना चाहिए, और दूसरा सारे प्रोनाउंस के साथ और नाउंस के साथ क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। अच्छा, विल और शैल के साथ ऐसा नहीं कि आई और वी के साथ कभी विल नहीं आता है, विल आता है। दैट मींस जहां पर कोई क्रिया निश्चित बताई जाए कि वो करना ही है तो किसके साथ क्या आएगा, विल आएगा। क्या आएगा, विल आएगा। ओके, आते हैं, जैसे एक एग्जांपल में लिखता हूं यहां पे, ही विल ईट
बनाना टुमारो, ही विल ईट बनाना टुमारो। देखो यहाँ पे रिलेटेड वर्ड भी जो है ना ईटीसी वो टेंस के रिलेवेंट ही होना चाहिए, है ना। जैसे टुमारो मतलब क्या, आने वाला कल, और हम बात किसकी कर रहे हैं, फ्यूचर की कर रहे हैं। तो ही तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल, वर्ब तुम्हारा क्या हुआ इट, ऑब्जेक्ट क्या हुआ बनाना, और ईटीसी क्या हो गया टुमारो। अब यहाँ पर इसको हमें पैसिव फॉर्मेट बदलना है, तो बनाना क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा बनाना, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब वही होगा विल अथवा शैल में से, यहाँ पर विल हमने यूज किया तो यहाँ पर भी मैं विल यूज कर रहा हूं। अच्छा, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस है, मतलब फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब में जाएगा, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल शैल प्लस बी। अच्छा, मैंने बताया था कि चाहे बी हो, बीइंग हो या बीन हो, ये एडिशनल वर्ड्स हैं, तो इन एडिशनल वर्ड्स की प्लेस क्या होती है, वर्ब से तुरंत पहले। तो हम आ चुके हैं वर्ब के पास, तो उसके तुरंत पहले क्या लगा देंगे, बी। उसके बाद क्या होगा, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, बाय के सब्जेक्ट कौन है, ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम। उसके बाद टुमारो, है ना, ही विल ईट बनाना टुमारो, बनाना विल बी ईटन बाय हिम टुमारो। नेगेटिव सेंटेंस सेम उसी को ले लेते हैं, ही विल नॉट ईट बनाना टुमारो। क्या आएगा यहां पर, बनाना विल नॉट बी ईटन बाय हिम टुमारो, है ना। अब आते हैं बात हमारी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से पहले क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब, है ना। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, विल, सब्जेक्ट कौन लिया है हमने, ही, वर्ब कौन सा लिया हुआ है, ईट। उसके बाद वह ऑब्जेक्ट कौन सा है, बनाना, और उसके बाद क्या आएगा, टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब यहां पर भी सेम वही, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल ही लगेगा, ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, बनाना। उसके बाद वर्ब आया, वर्ब के तुरंत पहले क्या लगेगा, एडिशनल बी। उसके बाद ईटन बाय, सब्जेक्ट कौन है, ही का क्या हो जाएगा, हिम टुमारो। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की। कंस्ट्रक्शन आई थिंक हो जाएगा, क्या होगा, सिंपल है, विल ही नॉट ईट बनाना क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, क्या होगा, विल बनाना नॉट बी ईटन बाय हिम टुमारो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हम लगातार जा रहे हैं, है ना। एक बार ये समझ में आ गया सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन, तो सेंटेंस किसी भी तरीके का हो आराम से हम फ्रेम कर सकते हैं। WH वर्ड, व्हाट विल ही ईट टुमारो, क्वेश्चन मार्क, है ना। और हमें यहां पता है कि जब भी व्हाट से क्वेश्चन होता है तो सेंटेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। सेम WH वर्ड यहां पर पहले आ जाएगा, तो क्या होगा, व्हाट विल नॉट बी ईटन बाय हिम टुमारो, है ना। WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या आया, है नहीं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, बनाना को रिप्लेस किया हमने। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, थर्ड फॉर्म, उसके पहले क्या लिखना है, बी, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। और बाद में क्या होगा, ईटन, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय लिख के कौन आया, सब्जेक्ट हिम, और लास्ट में क्या आएगा हमारा, ईटीसी। तो चलो आज के लिए हमारा जो टॉपिक है यहां पर हम एंड करते हैं। इसके आने वाले टॉपिक में हम तीनों ही इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के कुछ एक्सरसाइज के हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, और लगातार 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का जितने भी टाइम का वो वीडियो होगा उसमें अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से हम क्या करेंगे, उसमें एक्सरसाइज इन तीनों सेंटेंस का, तीनों ही टेंस का
करेंगे। तो जिन लोगों ने ये वीडियो नहीं देखा है या इसके आने वाले वीडियो जो लोग नहीं देखे हैं, तो विदाउट स्किप किए सारे के सारे वीडियोस पहले आप देखो, तो अच्छे तरीके से सारी चीजें आप लोगों को समझ में आएंगी। चलते हैं, जय हिंद।